नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर हम आपको यूपीएससी के साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी करा रहे हैं। जहां यूजीसी नेट सोशियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और आपको इसके साथ ही यूपीएससी की जो तैयारी है वो डॉक्टर फयाज हुसैन करा रहे हैं। हमने अभी यूजीसी नेट जो सोशोलॉजी है इसके लिए एक टारगेट रखा है, उसको पूरा करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले हम आपको एक बार पूरे सिलेबस से परिचित करा दें। पूरा सिलेबस का जितना भी है मैं आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हमारा तीसरा लेक्चर है टारगेट बेस का। इसके पहले हम 2 लेक्चर लेकर और आए थे और उसमें मैंने आपको क्लासिकल थिंकर्स बताए थे और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल थिंकर्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे अपने जो सिलेबस है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का, उसके हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव जो ट्रेडिशन है, यानी यूनिट फर्स्ट का सी पार्ट्स की हम बात करेंगे। ए और बी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो हम लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो वहाँ पर मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने नहीं बताया कि फंक्शन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है या फंक्शनल स्ट्रक्चरिज्म थ्योरी क्या है, क्योंकि वो दोनों थ्योरी वो थिंकर से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही थी। कहीं ना कहीं हम उनकी परिभाषाएं समझ रहे थे कि फंक्शनलिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हार्मोनिटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन। तो जो हार्मोनिटिक्स है, इन दोनों शब्दों को हमें समझ लेना आवश्यक हो जाता है। हार्मोनिटिक्स का मतलब होता है भाष्य विज्ञान। भाष्य विज्ञान जब भी किसी आइडियोलॉजिकल जो कथन होते हैं या आइडियोलॉजिकल जो पाठ्य होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं या उसको कोई पढ़ाने वाला होता है, जब उसकी कई विवेचनात्मक जब हम उसकी व्याख्या करते हैं या द्वंद्वात्मक जब हम व्याख्या करते हैं, तो इस प्रकार की जो पढ़ने की पद्धति होती है उसे हम हर्मेनेटिक्स कहते हैं। पहले होता क्या था कि जो धर्म ग्रंथ होते थे उन्हें सामान्य आदमी नहीं समझ पाते थे, तो उन्हें समझाने के लिए किसी की आवश्यकता होती थी। तो उसको समझाने का जो तरीका था, उसके जो विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्य थे, उसको हम हर्मेनेटिक्स कहते हैं। यानी धर्म ग्रंथों को समझने समझाने की जो पद्धति थी उसको हर्मेनेटिक्स कहा जाता है। हर्मेनेटिक्स का हम एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। ये द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशोलॉजी में ये लिखा है, ये उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ कि मान के चलो मेरे सामने एक सोफा रखा हुआ है। हम उस सोफे को सोफा ना कहकर अपने इंद्रिय जन अनुभव के आधार पर हम कहते हैं कि वह तो कुर्सी है। या किसी एक व्यक्ति ने नशा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नशे में लथपथ है, वो कहता है मैं नशा नहीं हूँ, मैं तो आनंदित हो रहा हूँ। तो यानी किसी भी पक्ष की अलग संदर्भ में व्याख्या करना या कई अन्य पक्षों में देखना, वो हर्मेनेटिक्स कहलाता है। जबकि जो इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन है या इंटरप्रिटेटिव जो परंपराएं हैं, व्याख्यात्मक जो परंपराएं हैं, इसको समाजशास्त्र में मैक्स वेबर लेके आए और मैक्स वेबर बताते हैं कि समाजशास्त्र तो व्याख्यात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र तो किसी भी विषय के जब अध्ययन करता है तो उसकी व्याख्या को देखता है। और मैक्स वेबर जब अपने सोशल एक्शन की थ्योरी देते हैं तो उसमें बताते हैं कि कैसे व्याख्यात्मक है। वो कहते हैं जब भी कोई कर्ता किसी कार्य को कर रहा है तो हमें उसको पॉजिटिविस्टिक व्यू से नहीं देखना चाहिए कि उसके कार्य जो कर रहा है वो कौन सा कार्य कर रहा है। केवल हम उसके बाहरी पक्षों को नहीं देख सकते हैं, केवल कार्य हो रहा है केवल उसकी ही व्याख्या करते हैं, जैसा है वैसा ही लिखना पॉजिटिविस्टिक की यही तो खासियत है। जो प्रत्यक्षवादी समर्थक हैं कॉम्टे और दुर्खिम, वो क्या कहते हैं कि समाज में जो घटनाएं जैसी हैं हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के उनको वैसे ही लिख लेना चाहिए, उनको वैसे ही उनकी अध्ययन करना चाहिए। जबकि मैक्स वेबर कहते हैं कि ऐसा नहीं, प्रत्यक्षवादी नजरिए से यानी ऑब्जेक्टिविटी के साथ तो अध्ययन करना ही चाहिए। इसमें जो लोग उस क्रिया में भाग ले रहे हैं उन लोगों के की क्या सोच है, उन लोगों का क्या दृष्टिकोण है, हमें उसको भी शामिल करना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो व्याख्यात्मक समझ हो जाएगी। हम किसी भी सोशल एक्शन का हम बस्टेन या इंटरप्रिटेटिव के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हार्मोनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हार्मोनेटिक्स भी पढ़ने का एक तरीका है, किसी भी चीज़ को समझने का एक तरीका है। इसे भाष्य विज्ञान कहते हैं और इसे विवेचनात्मक या निर्वचनात्मक परंपराएं हैं जो है, इससे संबंधित हम आज 6 थिंकर्स को पढ़ेंगे जो इस यूनिट में दिए गए हैं।
वन बाई वन। हमने थिंकर्स को थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है अपनी सुविधा के अनुसार, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि कौन ऊपर रख दिया मैंने, कौन सा थिंकर्स नीचे रख दिया। चलिए हम अब थिंकर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इरविन गॉफमैन को। और इरविन गॉफमैन जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के? अमेरिकन हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री। इसके साथ ही ये शिकागो स्कूल से जुड़े हुए हैं और सूक्ष्म समाजशास्त्र की बात करते हैं, सूक्ष्म समाजशास्त्र की बात। तो ये 3 पॉइंट रखना थोड़ा सा जरूरी है, मैंने यहाँ पर बता दिया। और जो इरविन गॉफमैन है, पहले इरविन गॉफमैन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम इनकी कुछ किताबें समझ लेते हैं कि इनकी कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इस पर। एजाइलम यानी पागल खाने के बारे में बताते हैं। मुठभेड़ के बारे में बताते हैं कि लोग जब आपस में अचानक मिलते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है। स्टिग्मा के बारे में बताते हैं, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण आईएमपी बुक है। इनकी सारी किताबों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनकी किताबों से। इंटरेक्शन एंड रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। रिलेशन इन पब्लिक प्लेस के बारे में इन्होंने बताया है कि पब्लिक प्लेस पर लोगों को कैसे रिलेशन होते हैं। फ्रेम एनालिसिस जो इनका है ये दुर्खीम के सोशल फैक्ट से बिल्कुल मिलता है। जो दुर्खीम का सोशल फैक्ट है वही इनका फ्रेम एनालिसिस है। तो ये कॉन्सेप्ट भी है फ्रेम एनालिसिस क्या है, और ये पूरी किताब भी। जेंडर एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं वो, ये महत्वपूर्ण बुक है कि एडवर्टीजमेंट को कैसे में कैसे जेंडर का प्रयोग किया जाता है। फॉर्म ऑफ टॉक की बात करते हैं वो कि बातचीत करने के तरीके क्या हैं। एंड कम्युनिकेशन कंडक्ट इन आइसलैंड कम्युनिटी, इस पे भी। ये तो इनकी जो किताबें हैं जितनी भी हैं, इनको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इसको। एजाइलम, एनकाउंटर, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, स्टिग्मा, रिलेशन रिचुअल्स, रिलेशन इन पब्लिक प्लेस, फ्रेम एनालिसिस, जेंडर एडवर्टीजमेंट, और आपका फॉर्म ऑफ टॉक, इसके बाद कम्युनिकेशन कंडक्ट इन आइसलैंड कम्युनिटी। तो ये सारा आपको पढ़ लेना है, एक बार समझ लेना है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, हाथ से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे ही देता हूँ, तो आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। और ख़ुद से अगर नोट्स बना लेते हैं इनको, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बोलता हूँ जो आपको इसमें ही लिख लेना है, जैसे कॉन्सेप्ट में बताऊँगा। तो या तो इसका प्रिंट लेके यहीं पर नोट कर लीजिए, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनका आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। जो इरविन गॉफमैन है, इरविन गॉफमैन समाज को एक रंगमंच के रूप में देखते हैं कि समाज जो क्या है वो एक रंगमंच है। इस रंगमंच में दो लोग हैं, एक अभिनेता है और दूसरा दर्शक है। कहते हैं जो अभिनेता है वो भी दर्शक है और जो दर्शक है वो अभिनेता है। कभी अभिनेता दर्शक बन जाता है, कभी दर्शक अभिनेता बन जाता है। और ये जो रंगमंच यानी जो समाज है, समाज एक क्या है, एक रंगमंच की तरह है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे नाटकीय रूप से अपनी क्रियाओं को करता है। वो कहते हैं जितनी भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी हम समाज में एक्शन करते हैं, जो सोशल एक्शन करते हैं, वो एक रंगमंच की तरह, जैसे कोई अभिनेता को कोई किरदार दिया जाता है, वो जितनी अच्छी भूमिका के साथ अपने उस किरदार का निर्वहन करता है, वो उतना अच्छा अभिनेता कहलाता है। कहते हैं ऐसे ही समाज में कुछ किरदार हैं, कुछ फिक्स कर दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ टीचर के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अपनी इस परिस्थिति की भूमिका का बेहतर तरीके से निर्वहन करूँगा तो आप कहेंगे कि भाई इम्तियाज़ सर या आई खान सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो एक अच्छे टीचर हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में अपनी इनपुट देंगे, अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, तो हम कहेंगे हमसे जुड़े हुए लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यानी हम किसी ना किसी चीज़ का अभिनव कर रहे हैं। ये वास्तविक स्वर नहीं है मेरा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं पहले अभ्यास करके आया हूँ, रिहर्सल करके आया हूँ पर्दे के पीछे। जब हम पर्दे पर आए हैं तो हम एक अभिनेता की तरह आपसे बोल रहे हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता है कि लेक्चर आएगा, मैं उसको देखूंगा, तो आप भी एक दर्शक है, और दर्शक बनते बनते आप एक अभिनेता बन गए हैं। और मैं अभिनेता बनता, अभिनय करते करते एक दर्शक है मैं, क्योंकि मैं आपके व्यवहार को देख रहा हूँ और आप हमारे व्यवहार को। अभी मैं अध्यापक के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ,
थोड़ी देर बाद मैं अगर किसी शॉप पे जाऊंगा तो मैं वहाँ ग्राहक के रूप में होगा, यानी मेरे अभिनव का तरीका बदल गया, मैं उस तरीके से हो जाऊंगा। पिताजी से बात करूंगा तो बेटे की भूमिका निभाऊंगा, बेटे की तरह अभिनव करूंगा। अब घर में अगर वाइफ से बात करते हैं तो आप पति के भूमिका में हो जाते हैं, बहन से बात करते हैं तो आप भाई की भूमिका में आ, यानी एक दिन में आप कितने तरीके के अभिनव करते हैं, और जो जितने आप अपनी परिस्थिति के अनुसार जितना बेहतर अभिनव कर पाओगे, आप उतना अच्छा अभिनेता कहलाओगे, आप उतने अच्छे, आपकी रिकग्नाइजेशन हो जाएगी सोसाइटी में, आपकी पहचान होगी। तो ये पूरा बताते हैं कि समाज कैसे एक रंगमंच है, और एक बहुत लंबी डिबेट है इनका, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और उस पर चलता है, यही चलता है। और अभिनव और दर्शक की ये बात बताते हैं और समाज को एक रंगमंच के रूप में मानते हैं। कहते हैं ये रंगमंच पर जब अभिनेता आता है तो ये स्टेज के पीछे, ये बैक स्टेज शब्द का प्रयोग करते हैं, कहते हैं वहाँ पर ये रिहर्सल करके आता है, और जब फ्रंट स्टेज पर आता है तो वो उसको बहुत अच्छे से अभिनव करता है। तो जो जितने अच्छे से अभिनव करेगा वो उतना अच्छा व्यक्ति कहलाएगा और उतना अच्छा अभिनेता कहलाएगा। इसके बाद इनका एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम एनालिसिस का, इसको थोड़ा सा देखिए। फ्रेम एनालिसिस जो है इनका वो सोशल फैक्ट से मिलता है, सोशल फैक्ट। जो दुर्खिम का सोशल फैक्ट है वही इनका फ्रेम एनालिसिस है। दुर्खिम सोशल फैक्ट में कहते हैं कि व्यक्ति के विचार करने, अनुभव करने, सोचने के वो तरीके जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हों, तथा जो व्यक्ति पर बाध्यता, बाध्यता तथा समानता के द्वारा एक दबाव डालते हैं और उसको वैसी क्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं, वो सामाजिक तत्व है। लेकिन इरविन गॉफमैन कहते हैं इसी सामाजिक, क्योंकि वो दुर्खिम से बहुत प्रभावित थे इरविन गॉफमैन, तो इरविन गॉफमैन कहते हैं कि समाज ने हमें कुछ ढांचे दे रखे हैं, समाज में कुछ फ्रेम है, हम उस फ्रेम में अपने आप को फिट करते हैं और उसके अनुसार अपनी क्रियाएं करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टीचर की भूमिका हूँ, मैंने टीचर के फ्रेम में अपने आप को फिट कर लिया है और मैं उस फ्रेम के अनुसार अपनी क्रियाएं कर, यहाँ मैं कोई दो शॉप पे है तो शॉप वाला है, कोई मालिक है तो मालिक की भूमिका कर रहा है, कोई दास है तो वो दास के रूप में काम कर रहा है। तो हम देखेंगे कि समाज हमें विभिन्न प्रकार के फ्रेम उपलब्ध कराता है और हम उसी के अनुसार क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उनका फ्रेम एनालिसिस का भी एक कॉन्सेप्ट है। ड्रामेटोलॉजी को वो मैंने अभी बताया, आपको समझ में आ गया होगा। वो टोटल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, पूर्ण संस्थान की बात करते हैं। यहाँ आपको आप हिंदी में लिख लेना, इसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। फ्रेम एनालिसिस को कहते हैं ढांचा विश्लेषण, और टोटल इंस्टीट्यूट को कहते हैं पूर्ण संस्था। पूर्ण संस्था का मतलब होता है, इनकी ये टर्मोलॉजी है इरविन गॉफमैन की, सीधा टर्मोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर व्यक्ति के सर्व विकास होता हो, जहाँ पर पूर्ण रूप से विकास होता हो। जैसे ऑर्फेन हाउस हैं, जेल हैं या वृद्धाश्रम है, इनमें क्या होता है कि व्यक्ति टोटल समाज से तो नहीं जुड़ा होता है, लेकिन जिस संस्थान में रह रहा होता है वहाँ पर उसके संपूर्ण विकास की क्या होती है, एक संभावना होती है। और वहीं पर उसका, आप इसको सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है वर्तमान समाज में अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें अनाथ बच्चों को देखिए। अनाथ बच्चों के लिए एक पूरा घर होता है, मतलब वहाँ पर 100-500 बच्चे, जो भी बच्चे रहते हैं, और उनका संपूर्ण विकास एक उसी इंस्टीट्यूट चार दीवारी के अंदर होता है। उन्हें कुछ समय के लिए बाहर ले जाया जाता है, ऐसा ही जेल में होता है। तो इन जो संस्थाएं हैं जहाँ पर संपूर्ण विकास हो रहा है व्यक्ति को, उसके लिए इरविन गॉफमैन टोटल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं रोल डिस्टेंस की। जब व्यक्ति अपनी भूमिका, जो उसकी भूमिका है, जब वो अपनी भूमिका का उसका मन नहीं लगता है, बहुत अच्छा उसे अपनापन नहीं रहता उस भूमिका से, तो वो दूरी बना लेता है। तो इस क्रिया को वो भूमिका, मतलब रोल डिस्टेंस की भी बात करते हैं। वो एनकाउंटर की भी बात करते हैं। आप एकाएक किसी के सामने मिल जाते हो तो आप मैं एक जो सरसरी नज़र से पहली बार मिले हो, जब दूसरी बार मिलते हो तो वो उस एक्शन के बारे में, यहाँ पर वो मुठभेड़ के बारे में बताते हैं। ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है जो यूपी में चल रहा है आजकल। ऑफ स्टेज एंड आउट स्टेज की भी वो बात करते हैं। एजाइलम यानी पागल खाने की भी वो बात करते हैं कि पागल खाने में लोग, पागल व्यक्ति के लिए जब हम बात करते हैं तो पागल क्या है, वो समाज सम्मत व्यवहार ही तो नहीं कर रहा, इसलिए हमने उसे पागल घोषित कर दिया। यदि कोई व्यक्ति समाज के अनुसार कार्य करे तो वो पागल नहीं है, यदि वो समाज से थोड़ा इतर काम कर देता है तो हम उसे पागल, इस पर इन्होंने बहुत काम किया। और एजाइलम नामक एक पुस्तक भी है इनकी, और उस पर एक कंसेप्ट भी वो बना। स्टिग्मा, वो सोशल कलंक की बात करते हैं कि समाज में तरीके तरीके के स्टिग्मा हैं, हम उन स्टिग्माओं को मानते हैं, वो कैसे हमारी सोशल एक्शन को प्रभावित करता है, ये सब बात करते हैं। वो सामाजिक कलंक की यहाँ पर बात करते हैं, इसको कलंक कहते हैं, इसको पागल खाना कहते हैं। वो बातचीत करने के तरीके, फॉर्म ऑफ टॉक की बात करते हैं कि कैसे लोग बातचीत करते हैं। जब स्थिति और काल समय परिस्थिति बदलती है तो लोगों के बात करने के
तरीके भी बदल जाते हैं। जो डिस्क्रिपेंट रोल है आपका, वो कहीं ना कहीं आपके रोल डिस्टेंस से ही जुड़ा है, और लगभग वही है कि आप अपनी वृत्ति चाहते हैं अपने रोल से। और ये माइक्रो एनालिसिस की बात करते हैं, सेल्फ माइक्रो एनालिसिस की, और प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे क्रियाएं करते हैं इत्यादि की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है आपको इरविन गॉफमैन समझ में आ गए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण एक थिंकर्स हैं। मैं एक बार इनके कॉन्सेप्ट को और फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये ड्रामेटोलॉजी यानी नाट्य विधा की बात करते हैं, ये फ्रेम एनालिसिस की बात करते हैं यानी ढांचा विश्लेषण की बात करते हैं, टोटल इंस्टीट्यूट यानी संपूर्ण संस्था की भी ये इन्होंने बात की कि टोटल इंस्टीट्यूट कैसे व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए विकास में सहायक होते हैं और कैसे वहाँ पर लोगों का विकास होता है। ये अग्रमंच यानी फ्रंट स्टेज और बैक मंच यानी पास्ट स्टेज की क्या करते हैं, बात करते हैं। रोल डिस्टेंस की भी बात करते हैं, भूमिका पलायन भूमिका दूरी की भी बात करते हैं, एनकाउंटर यानी मुठभेड़ की भी बात करते हैं, एजाइलम पागलखाना, स्टिग्मा यानी कलंक की बात कर रहे हैं कि समाज में कैसे स्टिग्मा है। आपने विवाहपूर्ण यो संबंध बना लिए, बच्चे पैदा हो गए, स्टिग्मा सामाजिक कलंक आप पे थोप दिया जाता है, ये क्या कर लिया, ये तो समाज संबंध व्यवहार नहीं है। आप समाज पे सही तरीके से रंगमंच नहीं कर, और समाज का जो रंगमंच है आप उस पर अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हो, आपको अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, समाज आपको धुतकारने लगता है। तो इस पे वो सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं। ये माइक्रो स्टडी वाले समाजशास्त्री, आप मैक्रो में इनको मत जोड़ना। और इसके साथ ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो सबसे लास्ट में लिखा है अपना, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना। अब चलिए हम नेक्स्ट थिंकर से बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बता पाना संभव नहीं हो पाता है अभी। तो इरविन गॉफमैन को पढ़ने का अलग ही मज़ा है। उनका जो नाट्य विधा वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर जब तक 30 मिनट 40 मिनट ना पढ़ा जाए तो क्या। खैर, अब हम GH मीट को पढ़ेंगे, और GH मीट को पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा इनको देख लीजिए कि ये संस्थापक हैं और सिंबॉलिक इंटरेक्सिज्म के यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के, ठीक है, अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में ये बताते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये वाली बुक आपको कभी नहीं भूलना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, कभी नहीं भूलना है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। द फिलॉसफी ऑफ एक्ट और द फिलॉसफी ऑफ प्रेजेंट, आप इनको भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वाली बुक को नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है। और जो GH मीड है ये भी सूक्ष्म समाजशास्त्री हैं, शिकागो परंपरा से जुड़े हुए हैं। और शिकागो जो स्कूल है, मैंने सोशोलॉजी के स्कूल पे एक अलग से वीडियो बनाया, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि शिकागो स्कूल वाले जो अर्बन प्रॉब्लम्स है उस पर बात करते हैं, माइक्रो स्टडी की बात करते हैं, और आपको इथनोग्राफिकल स्टडी की बात करते हैं, इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इरविन GH मीड को पढ़ रहे हैं, तो GH मीड आई और मी के बारे में बात करते हैं। आई का मतलब होता है मैं, और मी का मतलब होता है मुझे। जहाँ आई है इसे हम स्वा भी कह सकते हैं, सेल्फ। यह जो आई है यह एक व्यक्ति का ऐसा स्वावयवी पक्ष है, ऐसा बायोलॉजिकल पार्ट है जिसका अभी सामाजिकरण नहीं हुआ है, जिसका अभी सामाजिकरण नहीं हुआ है। जब इस आई का सामाजिकरण हो जाता है तो यह मी में बदल जाता है। ये सामाजिकरण इस सामाजिकरण युक्त व्यक्ति का पार्ट है। यानी जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि समाज के मूल, प्रतिमान, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति इत्यादि क्या है। एक बच्चे को आप लेके जाओ कहीं पर, मैयत हो गई, कोई खत्म हो गया, उसे पता नहीं रहता है कि वो क्या है, वो तो हंसने लगता है, वो तो छोटा बच्चा है। और हो सकता है शादी हो रही हो और वो रोने लगे, वो बच्चा, उसका सामाजिकरण हुआ ही नहीं, वो समाज की वेदना संवेदना फीलिंग्स को जाना ही नहीं, वो नहीं समझता है कि समाज में हमें कैसे रिएक्शन करना है समाज के साथ। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है और समाज के उसके मूल्य क्या करने लगते हैं, आत्मसात करने लगते हैं, तो उसका जो मी है वो किस में बदलने लगता है, उसका जो आई है वो मी में बदलने लगता है। कहने का मतलब हमारा ये है, यहाँ पर जो GH मीड है, GH मीड आई और मी दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसको आपको बिल्कुल एकदम याद ही करना है, बहुत पूछा जाता है। आई व्यक्ति का एक ऐसा पक्ष है जिसका सामाजिकरण नहीं हुआ है, यह व्यक्ति का स्व है, सेल्फ है। जब इस सेल्फ का सामाजिकरण हो जाता है, ये समाज के परंपरा, प्रथा, मूल, रीति रिवाज, संस्कृति इत्यादि को सीख जाता है, तो यह मी बन जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा।
ये तो आई ऐसा है कि अगर इसे भूख लगती है तो ये रोने लगता है, और उसे खिला दो तो वो शांत भी हो जाता है। उसमें समझ नहीं है, लेकिन मी इंटरप्रिटेशन करना सीख जाता है, सिंबल्स का प्रयोग सीख जाता है, और इन्हीं सब पर जीएच मीड बात करते हैं। आइडेंटिटी जो शब्द है, इसको हिंदी में तदात्म कहते हैं। जो तदात्म है, व्यक्ति का तदात्म, व्यक्ति खुद से जोड़ता है कि उसकी समाज में पहचान क्या है। वो अपनी पहचान को, जैसे समाज शास्त्र में पढ़ाया जाता है, लिंग की पहचान है, आपकी भाषा के आधार पर पहचान है, संस्कृति के आधार पर पहचान है। ऐसे ही हर व्यक्ति अपनी पहचान को समाज के साथ जोड़ता है, वही उसकी आइडेंटिटी कहलाती है, वही उसका तदात्म। साइकोलॉजी में तदात्म की जब हम व्याख्या देखते हैं, तो साइकोलॉजी में तो तदात्म को, जैसे हमारे यहाँ संदर्भ समूह को पढ़ा जाता है, उस तरीके से देखते हैं वो लोग, लेकिन हम इतना डीप नहीं जाना है साइकोलॉजी के साथ आइडेंटिटी। हमें केवल जीएच मीड के कि आप समाज के साथ अपने आप की क्या पहचान बनाते हैं, आप समाज को अपने आप में, समाज कैसे आपका रिकॉग्नाइज करता है, कैसे आपको पहचानता है, वही आपकी आइडेंटिटी। वो रोल टेकिंग की बात कर रहे हैं, वो भूमिका ग्रहण की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति, इसमें क्या है कि जब जीएच मीड अपना सिद्धांत देते हैं तो वो बताते हैं कि व्यक्ति का सामाजिकरण कैसे होता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो आप देखेंगे कि पहले उसे इमिटेशन का स्टेज आता है, पहले नाटक की अवस्था में जो होते हैं, फिर नाटक की अवस्था। तो इमिटेशन में क्या होता है कि जैसे उसके मम्मी पापा जो व्यवहार करते हैं, माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं, वो उनका सीधा अनुकरण करने लगता है। यानी इमिटेशन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है जो शब्दावली, कि इमिटेशन स्टेज होता है एक बच्चे का, यानी वो सीधा अपने माँ बाप का अनुकरण करने लगता है। इसके साथ वो इसी खेल खेल में क्या करने लगता है, रोल टेकिंग सीख जाता है। वो डॉक्टर डॉक्टर खेलने लगता है। वो IAS तो नहीं खेलते हैं, लेकिन डॉक्टर डॉक्टर बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। गुड्डा गुड्डियों की शादी करवाने लगते हैं, बारात वरात ये सब, वो कहीं ना कहीं सामाजिकरण को सीख रहे हैं। यही तो वो रोल टेकिंग की बात कर रहे हैं कि वो खुद गार्जियंस बन जाते हैं, जबकि है नहीं। ये रोल टेकिंग, वो इमिटेशन करते हैं, और वो खेल की अवस्था में बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं सामाजिक मूल्यों को, और उनका जो आई होता है वो मी में परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि आई समाज के व्यवहारों को सीख रहा है, समाज की प्रथाओं को, परंपराओं को, मूल को, रीति रिवाज को, संस्कृति इत्यादि को आत्मसात कर रहा है। तो यही उनका मी में, आई किस तरीके से मी में परिवर्तित होता है, ये सब वो बात करते हैं। सिंबल क्या होता है साहब, सिंबल का ये प्रयोग करते हैं, सिंबल शब्दावली का ये कहते हैं सिंबल, यानी हिंदी में कहते हैं इसको प्रतीक। प्रतीक एक ऐसा चिन्ह है, एक ऐसी कोई आकृति है जिस पर बहुत ज्यादा लोगों का, यानी जिस पर समाज की स्वीकृति होती, उसको वो प्रतीक कहते हैं। और कहते हैं अधिकतर अंतःक्रियाएं प्रतीक के ही माध्यम से होती हैं, चिन्ह के ही माध्यम से होती हैं। हम आपसे जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, हमने जैसे समाज लिखा, सेल्फ लिखा, आई लिखा, मी, सामाजिक, ये प्रतीक हैं, और इस प्रतीक का जो अर्थ मैं जान रहा हूँ वही अर्थ आप जानते हैं। अगर अर्थ सेम जानते हैं तो हमारी इंटरेक्शन सही हो रहा है। और वो कहते हैं समाज में जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, उन एक्शंस का एक ही आधार है, उन अंतःक्रिया का एक ही आधार है, वो आधार है आपका प्रतीक। सिंबल्स के आधार पर आप सारी क्रियाएं करते हैं। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो कितने सिंबल्स आप देखते हैं, और उनके हिसाब से आप इंटरेक्शन करते हैं, सेल्फ इंटरेक्शन करते हैं। ये तो जीएच मीट तो बात करते हैं रिहर्सल इन इमेजिनाइजेशन की, व्यक्ति कैसे रिहर्सल कर लेता है इमेजिनाइजेशन में जब वो किसी की भूमिका को ग्रहण करता है। खैर बहुत डीप नहीं जाना है हमें। यहाँ पर वो सामान्यकृत अन्य की बात करते हैं कि हम, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, जो बहुत ही नज़दीक लोग होते हैं, हम उनसे कैसे अपने आप का तदात्म बिठाते हैं और कैसे चीज़ों को सीखते हैं। रिफ्लेक्टिव रोल टेकिंग, वो रोल टेकिंग की बात कर रहे हैं, वही खेल खेल में कि हम कैसे भूमिकाओं को, हम चूंकि यहाँ पर शब्दावली बता रहे हैं आपको, जब हम इनको पूरा थिंकर्स के रूप में पढ़ाएंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा ये थोड़ा, लेकिन आप अभी याद करने की कोशिश। वो गेस्चर यानी प्रतीकों की बात करते हैं, संकेतों की बात करते हैं, और गेम स्टेज, प्ले स्टेज, इमिटेशन स्टेज की बात करते हैं, रिफ्लेक्टिव रोल टेकिंग की बात करते हैं, जनरलाइज्ड अदर की बात करते हैं, स्पेसिफिक अदर की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, रोल टेकिंग, आइडेंटिटी, सेल्फ, आई एंड मी की इत्यादि की वो बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं, मैंने सबको अभी तक मैंने 2 थिंकर्स पढ़ाए हैं आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार जब भी यूजीसी, चाहे वो अभी तो आजकल ऐसा ट्रेडिशन बन गया है यूजीसी का कि वो भाई एक ही बार एग्ज़ाम करवा रहा है, लेकिन जब 2 बार एग्ज़ाम भी होते हैं तो हर बार इरविन गॉफमैन और जीएच मीड से क्वेश्चन आता ही आता है।
और अगर आप इतना पढ़ लेंगे जितना मैं बता रहा हूँ, थोड़ी समझ आप बिल्कुल एकदम कॉन्शियस बैठा करें हमारे साथ, और तो आपको लगभग क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, आप चीज़ों को सही ही करेंगे, इतनी उम्मीद है। बाकी आप टोटल डिपेंड नहीं हो सकते हैं, आप किताब पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं बहुत जल्द एक वीडियो और लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट की तैयारी हमें कैसे करना है, कितना पढ़ना है और कितने से ही काम हो जाएगा। क्योंकि आज जो अगस्त कॉम्टे का जो एक विचार है सेरेब्रल हाइजीन की, क्योंकि समाज में जो आज सोशोलॉजी का जो दुनिया है वहाँ पर कंटेंट मटेरियल की बम्बारी है, बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध है, आप कंफ्यूज हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं खुद आपको छांट के यहाँ वहाँ से सब जगह से एक कंपला मतलब एक जगह एकत्रित करके मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है ताकि मैं कि पैसे कमाऊँ और बहुत ज़्यादा, बस मैं चाहता हूँ कि एक रिकग्नाइजेशन हो हमारी सोसाइटी में, लोग जाने समाज शास्त्र के नाम से, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से लाभ है नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ। बस आप लोग जुड़े और अपना बेहतर करें, अपना पेपर भी बनाएं। खैर, हम अब तीसरा थिंकर्स पढ़ने जा रहे हैं, कार्ल मैनहीम। तो कार्ल मैनहीम की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया को आपको पढ़ना है, इसको याद ही रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। बाकी और भी इनकी इंपॉर्टेंट है, द एसे ऑन सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। यानी ज्ञान के समाजशास्त्र की बात ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन करता है, तो आपको लगाना है कार्ल मैनहीम। यूटोपिया एंड आइडियोलॉजी की कौन बात करता है, कार्ल मैनहीम। बाकी ये भी और भी पुस्तक है इनकी, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। बाकी ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, आपको ये भी याद रख लें। लेकिन ये जो मैंने दो बुक्स बताई हैं आपको, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसे ऑन सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी भी आपको याद रखना है। ऐसे ऑन सोशोलॉजी ऑफ कल्चर, ये आप सारी एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन ऊपर की दोनों पुस्तकों पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है, आपको इनको याद रखना है। मैं इनके और भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो कार्ल मैनिम है, ये ज्ञान के समाजशास्त्र की बात करते हैं, ये सोशोलॉजी यानी ज्ञान का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र। ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र में जो व्याख्याएं की गई हैं वो एक पक्षीय की गई हैं। जैसे कार्ल मार्क्स की जो व्याख्या है वो सब एक पक्षीय व्याख्या है। वो कहते हैं कि संपूर्ण समाज का निर्धारण तो अर्थव्यवस्था के ही आधार पर होता है। संपूर्ण समाज में जो भी निर्धारण होता है वो अर्थव्यवस्था के आधार पर करते हैं। जैसी अर्थव्यवस्था होगी, जैसा सब स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर होगा। समाज की व्याख्या सिर्फ वर्ग के आधार पर कर दी, ऐसे ही दुर्खिम समाज को ही महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो ये कहते हैं जो समाजशास्त्र का ज्ञान है ये कहीं ना कहीं एक पक्षीय है, हमें इसको होलिस्टिक पर्सपेक्ट में, चूँकि ये जो कार्ल मैनहीम थे, ये हर्बर्ट मार्क्यूस बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वो भी कार्ल मार्क्स के विरोधी थे, तो इन्होंने उनके ही विचारों को हूबहू तो नहीं लिया, लेकिन थोड़ा संशोधन के साथ आगे बढ़ाया और बताया कि कार्ल मार्क्स की जो व्याख्याएं हैं वो एक पक्षीय हैं, ये ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान में संशोधन होना चाहिए और ये मिथ्या ज्ञान है। और समाजशास्त्र के ज्ञान के लिए हमें क्या है कि केवल वर्ग के ही आधार पर हम समाज को नहीं समझ सकते, इकोनॉमिक्स के ही आधार पर हम समाज को नहीं समझ सकते, हमें समाज के अन्य पक्षों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। आगे जो उनका कंसेप्ट आता है वो है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। वो बात करते हैं आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की। वो कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चेतना है, यानी झूठी चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस, फॉल्स नॉलेज। ये क्या करता है कि जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी कहता है मिथ्या ज्ञान के माध्यम से कि वर्तमान समाज जो है वो बेहतर है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आइडियोलॉजी, विचारधारा ऐसी कहते हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है जो वर्तमान समाज को, ऐसा मिथ्या ज्ञान है जो कहता है कि वर्तमान समाज जो है वो बेहतर समाज है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। जबकि जो यूटोपिया है, यूटोपिया कहता है कि वर्तमान जो है ये बेकार है, भविष्य में हम जो लाएंगे वो अच्छा समाज होगा। कहते हैं ये भी मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या चेतना है। इसके माध्यम से ये दोनों की व्याख्या करते हैं, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की। कहते हैं आइडियोलॉजी
वर्तमान समाज की स्थिति को बेहतर बताने का प्रयास करता है और ये परिवर्तन नहीं चाहता है, क्योंकि ये भी मिथ्या ज्ञान है एक हिसाब से। जबकि यूटोपिया क्या कहता है कि वर्तमान समाज पूरा ही बेकार है और भविष्य में एक ऐसा समाज आएगा जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा और तरह तरह के एक हमें लोभ लालच देता है। और दोनों प्रकार के वो यूटोपिया एंड आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। वो हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म के भी बारे में बात करते हैं। अगर कभी टर्म आपको टकरा जाए एग्जाम में तो आप लगा दीजिए हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म, कार्ल मैनिंग। और टोटल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की भी वो बात करते हैं। कार्ल मैनहीम पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आप इतना ही याद रखें। उनका पहला बुक सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ऐसे ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यूटोपिया एंड आइडियोलॉजी, मैन एंड सोसाइटी एंड एज रिकंस्ट्रक्शन, ये भी याद रखें। बाकी और भी बताएंगे मैंने। जबकि ये दोनों पॉइंट सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यूटोपिया एंड आइडियोलॉजी, ये दोनों आपको याद रखना है और इनको पढ़ने का प्रयास करना। फिर एक अगले थिंकर्स आते हैं क्लिफोर्ड गिट्स। अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊँगा क्योंकि फिर बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। तो ये बहुत ही अच्छे एथनोग्राफर थे और इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, द रिलीजन ऑफ जावा, एग्रीकल्चर इनोवेशन, ओल्ड सोसाइटीज़ एंड न्यू स्टेट, इस्लाम ऑब्जर्व्ड, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, लोकल नॉलेज, और वर्क एंड लाइफ्स एंड एंथ्रोपोलॉजीज एंड ऑथर, आफ्टर द फैक्ट, 4 डिकेड्स, 2 कंट्रीज एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये नहीं, आपको ऊपर की जो 3-4 बुक है आपको ये याद रखना है। सबसे पहले द रिलीजन ऑफ जावा एक बार पूछा जा चुका है। कल्चर इनोवेशन भी याद रखना है। द ओल्ड सोसाइटीज़ एंड न्यू स्टेट, इस्लाम ऑब्जर्व, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, लोकल नॉलेज, ये आपको याद रखना है। चूँकि ये एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, हम समाजशास्त्र में इन्हें पढ़ते हैं। इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। ये थिंक डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं और इन्होंने बाली के इंडोनेशिया में अध्ययन किया। रिलीजन ऑफ जावा, जो जावा द्वीप है वहाँ पर रिलीजन क्या है, बाली का अध्ययन किया, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडोनेशिया के बाली में। सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, यानी जो संकेत, जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक और मानव शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था, उसके बारे में बताया था। इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, मोरक्को द्वीप का अध्ययन किया और कॉक फाइट के बारे में इन्होंने बताया, ये है। और एक पेडलर्स और प्रिंसेस की एक कहानी वो अपने उसमें बताते हैं अपने थ्योरीज में। क्योंकि ये इन पर क्वेश्चन बनते हैं, नए थिंकर्स के रूप में जोड़े गए हैं 2019 में, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। थिंक डिस्क्रिप्शन, इंडोनेशिया बाली का इन्होंने अध्ययन किया, जावा का, और मानव शास्त्र में प्रतीकवाद के रूप में इन्होंने अपने विचार दिए। इंटरेक्शन, इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी की बात की, मोरक्को का अध्ययन किया और कॉक फाइट तरफ प्रिंसेस और पेडलर्स के बारे में बताया। तो अभी तक हम 4 थिंकर्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें इरविन गॉफमैन हैं, G.H. मीड हैं, कार्ल मैनहीम हैं और क्लिफोर्ड गिट्स हैं। अब हम देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं, इनको थोड़ा देख लेना चाहिए और इनसे अक्सर क्या क्वेश्चन, ये तो कंफ्यूज ही रखते हैं सोशोलॉजी वाले लोगों को, लेकिन हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है एथनोमेथोडोलॉजी एंड फिनोमेनोलॉजी। जो एथनोमेथोडोलॉजी है और फिनोमेनोलॉजी है, ये पॉजिटिविज्म की क्रिटिक्स के माध्यम से आए हैं। क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद कहता है कि हमें किसी भी घटना को उसके उसी रूप में देख लेना चाहिए जैसी वो है। अर्थात आप गए, आपने देखा कि साहब कोई भी घटना देखी और उसको उसी ऑब्जेक्टिविटी के साथ देख लिया, जबकि उसके अन्य पक्षों की अवहेलना करती, तो ये पॉजिटिव। और पॉजिटिविज्म का समर्थन कौन करते हैं? दुर्खिम और काम्ट। दुर्खिम तो कहते हैं कि समाज ही देवता है, सोशल फैक्ट ही व्यक्ति की क्रियाओं का निर्धारण करते हैं और व्यक्ति कुछ नहीं है, जो कुछ है समाज ही। तो हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हुए आपका प्रघटना शास्त्र आया, यानी फिनोमेनोलॉजी आया, और फिनोमेनोलॉजी के बाद हमारा निर्जातीय शास्त्र आया, निर्जाति पद्धति शास्त्र, निर्जाति पद्धति, यानी पहले पॉजिटिविज्म आया, फिर फिनोमेनोलॉजी आया, फिर एथनोमेथोडोलॉजी आया। तो हम एथनोमेथोडोलॉजी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फिनोमेनोलॉजी पर चलेंगे कि फिनोमेनोलॉजी क्या है।
चूँकि पॉजिटिविज्म कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को उसी रूप में देख लें जैसी वो है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेक्चर नहीं, सीधा पढ़ते हैं कि अल्फ्रेड स्विच क्या है। और फिनोमेनोलॉजी की दो परंपराएं हैं, एक यूरोपियन है और एक अमेरिकन है। अमेरिका के जो समर्थक हैं वो जॉर्ज सातियाना है, और वो कहते हैं कि हमें एनिमल फेथ नहीं करना चाहिए, किसी भी वस्तु को उसी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारे संदेह की सुई इतनी गहरी होना चाहिए कि हम वाकई वास्तविक नॉलेज यानी रियल नॉलेज को प्राप्त कर सकें, या नियर जो रियल नॉलेज है उसको गेन कर सकें, ये सत्याना करें। जबकि अल्फ्रेड स्विट्स जो यूरोपियन हैं और वो इससे जुड़े हुए हैं फेनोमेनोलॉजी से, तो इनकी कुछ किताबें देख लेते हैं अल्फ्रेड स्विट्स की। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिलीवेंस, कलेक्टेड पेपर्स, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड्स विथ लकमैन के साथ इन्होंने लिखी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये वाली पुस्तक और ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सब में। अल्फ्रेड स्विच स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। स्टॉक ऑफ नॉलेज, यहाँ पर ऑफ लगाइए। स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं यानी ज्ञान का भंडार। कहते हैं आप कुछ नहीं जानते हैं, आपका ऐसा सोशलाइजेशन हुआ है बचपन से अभी तक कि आपने समाज की बहुत ज़्यादा चीज़ों को आत्मसात कर लिया है। अब आप जो देख रहे हैं सोसाइटी में, वही आपको पैरामाउंट रियलिटी लग रही है, वही आपको सर्वोच्च यथार्थता लग रही है। जबकि यथार्थता वो नहीं है। आप अगर इसी को इसी रूप में मान लोगे तो हम सच्चे ज्ञान को और सच्ची चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें अधिकतम संदेह करना चाहिए, तभी हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो वो स्टॉक ऑफ नॉलेज उनका जो है, वो स्टॉक ऑफ नॉलेज के बारे में कहते हैं कि हमने जो सामाजिकरण के द्वारा समाज में जो सीखा है, जो पढ़ा है, हम आसपास जो देखते हैं, वही हमारा स्टॉक ऑफ नॉलेज है। जो आपके हेराल्ड अल्फ्रेड स्विट्स है, अल्फ्रेड स्विट्स सोशल रिलेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं सोशल रिलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो यूनिक रिलेशन होते हैं यानी विशिष्ट, और दूसरे वर्गीकृत। एक वर्गीकृत होते हैं और ये विशिष्ट होते हैं। कहते हैं जो वर्गीकृत संबंध होते हैं वो अवैयक्तिक होते हैं। थोड़ा सा मैं उदाहरण के, और जो यूनिक संबंध होते हैं ये वैयक्तिक होते हैं। ठीक है। जो आपके टाइपिफिकेशन के जो रिलेशन है यानी जो वर्गीकृत संबंध है, मान के चलो जैसे हमारे और आपके संबंध है, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, सपोज कर लीजिए। और कहीं मैं किसी शॉप पे जाता हूँ तो वो शॉप का मालिक है और मैं वहाँ पर ग्राहक हूँ। या मैं कहीं और गया, मैं ज़मीन खरीदने गया तो वो ज़मीन का मालिक है और मैं उस ज़मीन का, तो वो ऐसे हैं संबंध, उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें अलग किया जाता है, वो अवैयक्तिक संबंध है। जबकि जो यूनिक संबंध होते हैं, जो विशिष्ट संबंध होते हैं, उनके जो रिलेशन है वो व्यक्तिकता उनमें ज़्यादा होती है। जैसे एक पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध, पिता और पुत्री का संबंध, भाई बहन का संबंध, ये विशिष्ट संबंध होते हैं। किस पल आप इनको क्लासिफाइड नहीं कर सकते, आप इनको बांट नहीं सकते, स्पष्ट विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। उनमें तो क्या है कि पति पत्नी 1 मिनट पहले लड़ जाए और अगले मिनट पहले को एक हो जाए, माँ बेटे को मार दे और अगले मिनट बाद दुल्हा, यानी उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन वो इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता हूँ, टाइम का थोड़ा सा वो रहता है, नहीं तो फिर वो बात करते हैं बी और दे की। वो लाइफ वर्ल्ड के बारे में भी बताते हैं कि लाइफ वर्ल्ड जो हमारी जो दुनिया है वो क्या है। वो इसी दुनिया के बारे में कहते हैं, जो हमारे आसपास का जो माहौल है वही वास्तविक यथार्थता है। और जो हमने सोशलाइजेशन के द्वारा जो सीख रखा है वो आपकी सर्वोच्च वास्तविकता है। वो यहाँ पर इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, अंतःव्यक्तिकता की बात करते हैं। थोड़ा सा खल्ले में खरांस है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ और इसको जल्दी ख़त्म करता हूँ। वो क्रिटिक्स करते हैं मैक्स वेबर के सोशल एक्शन की। और हैबिचुअल जो नॉलेज है आपको, वो कहीं ना कहीं उनका जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है उसी को वो हैबिचुअल नॉलेज कहते हैं। वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं और नेचुरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। चलिए अब हम लास्ट थिंकर्स पढ़ लेते हैं। इसमें एथनोमेथोडोलॉजी का जो मतलब होता है, एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि प्रतिदिन जो हमारा लाइफ जीवन है, हम उसमें जो क्रियाएं करते हैं, यानी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही हमारा क्या है,
एथनोमेथोडोलॉजी है, यानी ये एक पद्धति शास्त्र है रोजमर्रा की क्रियाओं को समझने की। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आपको मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी। और बाकी ये सब पढ़ लेना आप, जो 4-5 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये जो बात करते हैं, ये जो एथनोमेथोडोलॉजी है ये वार्तालाप विधि पर बहुत ज़्यादा बल देता है। अकाउंटिंग विधि की बात करते हैं और उसकी मीनिंग को, संदर्भिता की बात करते हैं। ये परावर्तकता की भी बात करते हैं, किसकी? संदर्भिता। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट मेथड, सोशल रियलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसे पढ़ के बताने का कोई मतलब होता नहीं है। तो जो एथनोमेथोडोलॉजी है ये कहते हैं कि लोग जो दिन प्रतिदिन की बात करते हैं वो बात करने का आधार क्या है, हमें उसको समझ लेना चाहिए। इसमें एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आया था कि एथनोमेथोडोलॉजी किस पर अधिक बल देता है, वार्तालाप पर, ये ऐसा। तो आपको लगाना है कि कन्वर्जेशन एनालिसिस पर वो महत्व देते हैं। वो अकाउंटिंग और मीनिंग की भी बात करते हैं। वो रिफ्लेक्टिव एक्शन, रिफ्लेक्टिव एक्शन का मतलब होता है परावर्तक क्रिया। परावर्तक क्रिया मतलब जिस पर सबकी सहमति हो, वो परावर्तक क्रिया कहलाती है। और ये इनके टर्म है। इंडेक्सिकलिटी की बात करते हैं। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है कि जैसे समाज को एक व्यवहार की अपेक्षा होती है सभी से कि भाई आप इसी व्यवहार को कीजिए, अगर आप उस व्यवहार से इतर कोई व्यवहार करते हैं तो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। वो प्रलेखीय विधि की बात करते हैं, सोशल रियलिटी की बात करते हैं, सामाजिक यथार्थता के, अपने इंद्रिय जन अनुभव के आधार पर बताओ आपके क्या है। फिर सेल्फ एक्सप्रेशन और इसकी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मैं नेक्स्ट यूनिट आपको अगली बार बहुत जल्द लेके आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।